Good morning, students. Welcome to physics class. This video is related to 12 English medium student. As you know that we are discussing about the atomic physics and we are firmly discuss about the Rutherford-Atomic model. Now we are discussing about the drawbacks of Rutherford-Atomic model. क्लोज कर दें. Drawbacks of Rutherford atomic model. आइए देखते हैं क्या कमी नहीं रदरफोर्ड के मॉडल में. सबसे पहले कमी है स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. एटम की स्टेबिलिटी की सबसे बड़ी कमी है. देखिए रदरफोर्ड ये बता चुका था जैसे न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा. अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करेगा तो उसकी रेडियस कम होती जाएगी और उसकी वेलोसिटी भी कम होती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा. अगर हम रदरफोर्ड की इस बात को सही मान लें कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन रेडिएट द एनर्जी. रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा. तो उसकी रेडियस हर बार उसकी रेडियस कम होती जाएगी, उसकी वेलोसिटी भी कम होती जाएगी और इन दी एंड इलेक्ट्रॉन शुड एंटर द न्यूक्लियस. फिर तो ऐसा होता है कि एक ना एक दिन किसी भी परमाणु में जितने भी किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ना एक दिन न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाते. तो न्यूक्लियस इज अ मतलब एटम इज अनस्टेबल बॉडी. इस हिसाब से तो एटम क्या होती है आपकी अनस्टेबल होती है. अनस्टेबल बॉडी while the atom is a stable body. जबकि एटम जो है वो आपकी कैसी बॉडी है, स्टेबल. अगर हम उसकी बात सही मानते हैं तो एटम कैसी बॉडी होनी चाहिए थी, अनस्टेबल बॉडी होनी चाहिए थी. ये पहली ड्रॉबैक है. दूसरी ड्रॉबैक क्या है, रदरफोर्ड ने ये कहा था कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन होता है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एमिट द एनर्जी कंटिन्यूअसली. घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी एमिट करता है. So the spectrum observed from an atom, यानी स्पेक्ट्रम जो ऑब्जर्व होना चाहिए किसी एक एटम से should be continuous. कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस. लेकिन जो स्पेक्ट्रम आपको एटम से ऑब्जर्व होता है वो डिस्क्रीट होता है, यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम होता है. रदरफोर्ड के हिसाब से तो स्पेक्ट्रम आपका कैसा होना चाहिए था, कंटिन्यूअस. लेकिन जो स्पेक्ट्रम आपको एटम से ऑब्जर्व होता है इट्स अ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, इट्स अ लाइन स्पेक्ट्रम. ठीक है. तो अगर हम ये बात मानते हैं कि लगातार घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी देगा तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अगर लगातार एनर्जी देगा तो भाई उससे स्पेक्ट्रम भी कैसा मिलना चाहिए था आपको, कंटिन्यूअस, व्हाइल यू ऑब्जर्व लाइन स्पेक्ट्रम. लाइन स्पेक्ट्रम. तीसरी बात क्या है, तीसरा ये है कि देखिए तो लाइन स्पेक्ट्रम की आती है. तीसरी बात ये है कि भाई हमने आपकी सब बात मान ली लेकिन रदरफोर्ड का जो मॉडल है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज फेल टू एक्सप्लेन द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. ये भाई साहब जो स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है ना उनकी इंटेंसिटी को भी नहीं बता पाया. 3 कमियां हैं. पहली स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, दूसरी लाइन स्पेक्ट्रम और तीसरी है आपकी जो स्पेक्ट्रम में इंटेंसिटी मिल रही थी, जो लाइन मिल रही थी, जो स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही थी उनकी इंटेंसिटी को भी ये समझा नहीं पाया. तो ये है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स हैं वो उसके मॉडल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यानी ज्यादातर बार पेपर में केवल इसके
ड्रॉबैक्स ही आए हैं। ज्यादातर इसके ड्रॉबैक्स ही आए हैं पेपर में। आइए आगे चलते हैं। आइए अब आता है आपका नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। तो आइए हम आपको बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। बोर एटॉमिक मॉडल, देखिए इनका पूरा नाम था डेविड हेनरिक नील्स बोर, ठीक है। और बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर डेविड हेनरिक नील्स बोर, और इसके अंदर बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या हुआ था कि भाई ऐसा है कि अगर हम बात माने तो नील्स बोर ने खुद तो कोई इन्वेंशन किया है। नील्स बोर ने क्या किया, प्लैंक के क्वांटम थ्योरी और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल दोनों को मिला जुलाकर अपना एक मॉडल प्रेजेंट कर दिया। बोर ने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी और रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग वाले एक्सपेरिमेंट को मिला जुलाकर अपना एक मॉडल प्रेजेंट किया। और इस मॉडल के अंदर 3 पोस्टुलेट्स हैं। देयर आर 3 पोस्टुलेट्स इन अ बोर एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले नंबर पे आइए देखते हैं, फर्स्ट नंबर पे बोर फर्स्ट पोस्टुलेट। बोर फर्स्ट पोस्टुलेट, हाँ जी, बोर की पहली पोस्टुलेट क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू बोर फर्स्ट पोस्टुलेट, जैसे न्यूक्लियस है जेडी, बोर की फर्स्ट पोस्टुलेट से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड किस में जाता है? सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रिवॉल्यूशन, centripetal force required for revolution is provided by Coulomb attraction force between nucleus and electron। बोर की पहली जो पोस्टुलेट है, इनको ढंग से समझिएगा। देखिए इस चैप्टर में जो कुछ है बोर एटॉमिक मॉडल है। आज तो मैं सिर्फ आपको बोर की पोस्टुलेट समझा रहा हूं। आज मैं आपको सिर्फ बोर की पोस्टुलेट समझाऊंगा, 3 पोस्टुलेट, और इस पर 6 डेरिवेशन है, कल से स्टार्ट हो जाएंगे वो। तो पहले पोस्टुलेट ढंग से समझिए। बोर की पहली पोस्टुलेट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बोर फर्स्ट पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रिवॉल्यूशन, सेंट्रीपिटल फोर्स आप सब जानते हैं, mv²/r होता है, आपने पढ़ा है 11th क्लास में। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रिवॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय Coulomb attraction force between nucleus and electron। Coulomb attraction force मतलब K, Q1 कितना होगा? Jd, उस पे क्या होगा? E/r²। क्योंकि इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में चल रहा है तो रेडियस rn आ जाएगी और वेलोसिटी vn आ जाएगी। तो mvn², यहां से एक rn को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो mvn² बराबर क्या आएगा? kZd²/r। ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन। ये बोर की पहली पोस्टुलेट है और इसकी पहली पोस्टुलेट के हिसाब से रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और इसे रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले कूलॉम अट्रैक्शन फोर्स से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब इसकी बोर की सेकंड पोस्टुलेट देखते हैं। आइए दूसरी पोस्टुलेट का मतलब बेटा कल्पना होती है, यानी कि एक इमेजिनेशन की है कि ऐसा तो होता है और इसको आधार मानते हुए हम बहुत सी चीजों को निकालते हैं। पोस्टुलेट का बच्चे मतलब समझ आते हैं। ये कोई नियम है? नो, इट्स नॉट अ लॉ। ये कोई फॉर्मूला है? नो, इट्स नॉट अ फॉर्मूला, इट्स एन इमेजिनेशन। ये एक ऐसी इमेजिनेशन है जो सही डायरेक्शन में सोचते हैं और काम चलता है। बोर सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। मतलब एंगुलर मोमेंटम आपने 11th क्लास में पढ़ा है, L बराबर होता है r क्रॉस p। एक्चुअल में पढ़ी तो आपने बोर की हाइपोथेसिस भी, बट इतना याद नहीं है। r क्रॉस p, तो अपन इसको mvr भी लिख देते हैं, mvr। अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर व्हिच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। अब nth ऑर्बिट में चलेगा तो mvn बराबर nh अपॉन 2 पाई। तो ये है बोर की पोस्टुलेट। इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिनका ऑर्बिटल मोमेंटम nh अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होता है, सॉरी h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जहां n की वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट होती है। तो mvn rn बराबर क्या आएगा, nh अपॉन 2 पाई। ये है सर। इसको बोर का क्वांटम रिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये बोर ने रदरफोर्ड से नहीं दिया था, ये प्लांक की क्वांटम थ्योरी को आधार बनाते हुए दिया था। दिस इज नोन द क्वांटम रिलेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। ये बोर एटॉमिक मॉडल का क्वांटम रिलेशन भी कहलाता है। ठीक है, ये है सिस्टम। और ये जो n है ना बेटा, n, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर होती है, उसमें से n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। अब आइए आप बोर की तीसरी पोस्टुलेट में, बोर थर्ड पोस्टुलेट। हाँ जी, बोर की तीसरी पोस्टुलेट क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू बोर थर्ड पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोर थर्ड पोस्टुलेट, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। जैसा रदरफोर्ड कह रहा था ना कि सर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता है, बोर ने कहा ऐसा नहीं होता बेटा, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं देता। शब्दों को ढंग से सुनिए, द एमिशन एंड द एब्जॉर्प्शन, द एमिशन ऑफ एनर्जी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एमिशन कब होता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। और एब्जॉर्प्शन कब होता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू higher energy level. Revolving electron does not radiate energy. The emission and the absorption of energy when electron transfer from higher energy level to lower energy level और lower energy level to higher energy level। जब इलेक्ट्रॉन higher energy level से lower energy level में आता है तो emission होता है, और जब इलेक्ट्रॉन lower energy level से higher energy level में जाता है तो absorption होता है। और मान लीजिए, सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन n2 एनर्जी लेवल से n1 एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो En2 माइनस En1 बराबर hν। तो En2 माइनस En1 बराबर hν। ये है सर, En2 माइनस En1 बराबर क्या आएगा? hν। अगर हायर एनर्जी लेवल N2 से लोअर एनर्जी लेवल N1 में आ रहा है तो दोनों एनर्जी के डिफरेंस के बराबर का फोटोन एमिट करेगा। ये है सर आपका बोर का थर्ड पोस्टुलेट। तीनों पोस्टुलेट को ढंग से पढ़िए, क्योंकि अब जो चालू होने वाला है इट्स ट्रूली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप इनको देखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।